नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। खदीजा टीवी पर आपके पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी को लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए जहां आपकी सेहत से रिलेटेड तमाम बातों को डिस्कस करते हैं, वहीं एक्सपर्ट्स के ज़रिए उन तमाम बातों के ज़रिए को आप तक पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद रहें और कम से कम बीमारियों से दूर रहें। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्जरी के बारे में। सर्जरी में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस किया है पिछले कुछ एपिसोड में, लेकिन आज ख़ास मौजू ये है कि हम सर्जरी से पहले जिस तरीक़े की कैफियत से दो चार होते हैं, अगर कोई बताता है कि हमें ऑपरेशन कराना है तो हम जहनी कैफियत से भी दो चार होते हैं। तो एक सर्जन आपको बताएगा कि किस अंदाज में आप अपने इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, एंजाइटी को कैसे दूर कर सकते हैं, घबराहट को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज प्री और पोस्ट सर्जरी में जिस तरह के प्रिकॉशंस होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी खुशनसीबी है कि आज हम एक जाने माने सर्जन से रूबरू हो रहे हैं। हमारी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद मुबश्शिर साहब, जो कि हयात हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर हैं, ओनर हैं और आपकी मुख्तलिफ़ फील्ड के ज़रिए जो फेलोशिप्स हैं वो उस पर बहुत कारनुमाया अंजाम दिया है। तो हम आज उनका खैर मकदम करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल पर। और आज हमारी खुशनसीबी है कि हम तमाम उन लोगों के लिए जो हमारे देखने वाले हैं उनको सर्जरी से रिलेटेड इन बातों को डिस्कस कर रहे हैं। जी जी जी। पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब, जब भी ऑपरेशन का जिक्र होता है, किसी पेशेंट को ये बताया जाता है तो उसके अंदर एक अलग सी कैफियत आती है और वो जहनी तौर पर भी परेशान होता है। तो पहला तो ये है कि किस तरह की चीज़ों को वो अपने जहन में रखे और क्या सर्जरी से वाकई परेशान होने की ज़रूरत है? देखिए, सर्जरी जहाँ तक बात है, सर्जरी से आम तौर पर लोगों में अप्रीहेंशन होता है, घबराहट हो जाती है सर्जरी के नाम पर। और मेरे ख़्याल से कोई भी मर्ज़ हो, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई ऐसा मर्ज़ जिसका इलाज सर्जरी है उससे आसान कुछ नहीं है जी। जैसे कि आप अगर क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इसमें तो ज़िंदगी भर दवा खानी है और ज़िंदगी भर इलाज चलता रहता है, ज़िंदगी भर परहेज़ चलता रहता है। लेकिन सर्जरी इज़ एन ईजी सोल्यूशन फॉर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि सर्जरी में क्या होता है कि आपका एक बार सर्जरी हुई, प्रॉब्लम ख़त्म, अब आप बेफिक्र हो गए। अब फॉर एग्जांपल आप गॉल ब्लैडर स्टोन्स ले लीजिए, गॉल ब्लैडर निकल गया, कोई ट्यूमर हो गया, वो उसका ऑपरेशन हो गया, थोड़े दिन दवा चलिए, कहानी ख़त्म। इसी तरह हर्निया है भाई, ऑपरेशन हो गया, कहानी ख़त्म। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका इलाज सर्जरी है, मैं समझता हूँ कि इट इज़ एन ईजी सोल्यूशन फॉर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि सर्जरी को लेके जो लोगों में अप्रीहेंशन है, घबराहट है, वो बेवजह है जी आम तौर पर। लेकिन उसकी चीज़ होता क्या है कि आप जानते हैं आजकल क्या माहौल है कि सर्जन के पास तो आदमी एकदम आखिर में आता है, उसके पहले वो तमाम इधर उधर गली कूचे में झोला छाप और क्वैक्स और इन सब से करता है। अच्छा, लोगों ने इतना एक वो बना रखा है, सर्जरी का मिथ बना रखा है कि लोग घबराते हैं सर्जन के पास आते हुए। लोग सोचते हैं कि ज़रूरत नहीं है लेकिन काट दिए जाएंगे, लेकिन ये गलत है। कोई भी सर्जन ऐसा कर नहीं सकता है कि बिला ज़रूरत कोई सर्जरी करे। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये होती है कि सर्जन तो हमेशा ये सोचता है कि कैसे बिना सर्जरी के इसको निकाला जाए। सर्जरी हमेशा एक लास्ट ऑप्शन होती है, लेकिन जब सर्जरी एक ऑप्शन है तो फिर वही एक ऑप्शन रह जाता है। अच्छा, लोगों में इतनी घबराहट होती है, इतनी एप्रीहेंशंस होते हैं कि लोग घबराते तो हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो उनको इत्मीनान भी हो जाता है, सुकून भी हो जाता है, क्योंकि वो जो उनके अंदर का डर है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। डर तभी ख़त्म होता है जब वो सबसे पहले तो मुलाकात करें, आकर मुलाकात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे, सलूशन समझेंगे, तो मुझे लगता है कि वो डर ख़त्म हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अब जैसे एक पेशेंट अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास आया, वो सऊदी अरब में काम करता था, उसके वही एक पुरानी इतनी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, पाइल्स की थी, और वो कह रहा है हम 10-12 साल से परेशान हैं। लोगों ने उससे कह रखा था कि बस सर्जरी मत कराना, चाहे जो हो जाए। इतना लोगों ने, उसने बंगाली और मद्रासी किसी को छोड़ा नहीं था। लेकिन जब उसको आखिर में जब आया है तो बंदा बैठ भी नहीं पा रहा था, खड़े होकर बात कर रहा है, कह रहा है कि अब तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो गई, हमसे बैठे ही नहीं जा रहा है। तब वो बिल्कुल जब तलवार गले पे आके लटक गई है, तब वो सर्जरी कराने आए। अच्छा, जब सर्जरी करा ली तो वो इतना खुश था, कहने लगा पता होता तो हम 10 साल पहले सर्जरी कराते। तो लोगों के अंदर एक घबराहट है, एक मिथ है, और उसके लिए जो इधर उधर झोला छाप डॉक्टर्स हैं वो भी उसको घबराते हैं, परेशान करते हैं। और
और उल्टी सीधी बातें बताते हैं, इसलिए लोग घबराते भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सर्जरी इज़ एन ईजी सोल्यूशन फॉर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये बता दिया एक पेशेंट के लिए। सवाल यहाँ से उठता है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये क्वेक और जो झोला छाप है इसमें भी मुख्तलिफ सिस्ट हैं, उसको अगर कहीं से ट्यूमर है, और ट्यूमर भी डिफरेंट तरीके का है, उसको छूने से पहले वो सर्जन के पास जाना नहीं चाहेंगे। क्या इसका सोल्यूशन जो है, अगर आप किसी एक पेशेंट को ये पता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे आपने बता दिया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन वो सिस्ट को ये बता देता है पहले से कि ये कैंसर है, अगर इसको हमने कट कराया तो ये बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट को आप कैसे मैनेज करेंगे, वो कैसे डील करेंगे? देखिए, अगर सिस्ट है या ट्यूमर है तो वो पहली चीज़ तो कैंसर नहीं है ना। कैंसर एक अलग चीज़ है, ट्यूमर एक अलग चीज़ है। ट्यूमर तो एक बिनाइन कंडीशन है और ट्यूमर में आमतौर पर रिकरेंस नहीं होता है। कैंसर एक अलग चीज़ है। लेकिन जो लोगों में एक ये हो गया है कि अगर कोई कैंसर है तो उसको जो है आप बिल्कुल छेड़िए मत। तो छेड़खानी करना जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होती है लोगों के हिसाब से। लेकिन छेड़खानी क्या है, वो उसमें सिर्फ एक बायोप्सी ली जाती है या एफएनएसी की जाती है, सुई की जांच की जाती है, और उसी को जो है वो कहने लगते हैं कि साहब इससे जो है वो दोबारा हो जाएगा, या उनको ये लगता है कि हमने इसमें कट लग गया और जांच में हमारे कैंसर आ गया। वो अभी तक समझ रहे थे ये एक ट्यूमर है, वो सोच रहे थे ये कैंसर नहीं है, और जांच में कैंसर आ गया तो उनको लगा कि जांच की वजह से कैंसर हो गया है। तो ये एक गलतफहमी है और हम समझते हैं कि एक मिथ है जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है। कैंसर भी अगर अर्ली स्टेज में आ जाता है, लोग आ जाते हैं, तो उससे बड़ा आसान हो जाता है। कैंसर की भी इलाज सर्जरी होती है और ऐसा नहीं है कि नहीं हो, और उससे बहुत कामयाब भी होता है ये। लेकिन सिस्ट और ट्यूमर एक अलग चीज़ है। सिस्ट और ट्यूमर में तो सबसे आसान होता है वो उसको निकाल दीजिए, कहानी ख़त्म। अब कैंसर जहाँ तक है तो उसमें तो सर्जरी से इलाज शुरू होता है। फिर सर्जरी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है। ये सब चीज़ें हर अलग अलग किस्म के कैंसर्स का अलग अलग तरह का इलाज है। तो ये भी एक मिथ है और एक गलतफहमी है कि लोगों को ये चाहिए कि आप कंसल्टेशन तो ज़रूर करें। देखिए, कराना ना कराना आपके हाथ में है, लेकिन कंसल्टेशन करना, राय मशवरा करना, हमें लगता है कि ये गलत नहीं है। और चाहे वो सर्जन हो, चाहे ऑन्को सर्जन हो, चाहे प्लास्टिक सर्जन हो, एक बार दिखाकर कंसल्टेशन ज़रूर करना चाहिए। कंसल्टेशन करने से कम प्रॉब्लम समझ में आएगी, सोल्यूशन बताया जाएगा। अब करना ना कराना भाई उनके हाथ में होता है, ये चीज़ है। सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ज़ाहिर सी बात हम डिस्कस सिर्फ सर्जरी पे कर रहे हैं। कभी कभी किडनी स्टोन होता है, इस पर भी जो लोग हैं वो काफ़ी अलग अलग मुख्तलिफ पैथी की तरफ चले जाते हैं। हम नाम लेने ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसको सर्जरी से सही किया जा सकता है, या लिथोट्रिप्सी एक वो है? तो मैं चाहूँगा कि आप उसको दोनों को बताएं, ताकि वो जो पेशेंट है सर्जरी की तरफ, जो किडनी में स्टोन है, वो कैसे उसको। देखिए, किडनी स्टोन की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो इसी में और वो है। किडनी स्टोन में ये है कि भाई अगर आपके 7 से 8 mm तक स्टोन हैं तो आम तौर पर बिना सर्जरी के ही निकल जाते हैं। अब उसके लिए आप सिर्फ पानी पीते रहें और थोड़ी ग़िज़ा में थोड़ी सी अपने ऑल्ट्रेशन कर लें, कि जैसे मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स कम लें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कम लें, और पानी का 3 से 4 लीटर सेवन करें, तो मुझे लगता है 7-8 mm तक स्टोन, यहाँ तक कि 10 mm तक स्टोन जो है निकल जाते हैं अपने आप। अब उसके अलावा अब किसी और पैथी का सहारा लेने, चाहे होम्योपैथी हो, यूनानी पैथी हो, या जो भी हो, वो सहारा आप ले लें अपनी खुशी के लिए, अपने इत्मीनान के लिए, लेकिन उसका कितना रोल है ये एक ड्यूबियस है जी। हाँ, ये ज़रूर है कि पानी का रोल ज़रूर है, परहेज़ का रोल ज़रूर है, और 7-8 mm या 10 mm तक तो आमतौर पर चले जाते हैं। अब 10 से ऊपर है या 10-12 mm 14 mm है तो इसमें फिर लिथोट्रिप्सी का रोल आ जाता है 15 mm तक, है ना। अब अगर आदमी इंतज़ार कर रहा है, लिथोट्रिप्सी भी नहीं करा रहा है, और उसके बाद भी क्या कहते हैं स्टोन का साइज़ बढ़ गया है, तो भी ईजी सोल्यूशन। अगर सर्जरी भी होती है तो पहले ज़माने में क्या था कि भाई किडनी स्टोन के लिए इतने बड़े बड़े इंसिशन लगाए जाते थे, चीरे दिए जाते थे। आज वो एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर के इंसिशन से हो जाता है। तो पहले के मुकाबले में सर्जरी फिर भी आसान हो गई है। अब अगर किडनी स्टोन इतना बड़ा है कि उसमें लिथोट्रिप्सी भी नहीं हो सकती है, तो फिर उसमें सर्जरी ही एक ऑप्शन रह जाता है। और सर्जरी में तो ऑप्शन है, ओपन कराइए या दूरबीन से कराइए। तो दूरबीन विधि से अगर आप कराते हैं तो वो तो बहुत आसान है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का इंसिशन है जी। अच्छा, आजकल सभी सर्जरी, यहाँ चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे ब्लैडर स्टोन हो, चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर स्टोन हो, सभी सर्जरी, चाहे अपेंडिक्स हो, हर्निया हो, यहाँ तक के बच्चेदाने के ट्यूमर हो या जो भी, तो सभी आजकल दूरबीन विधि से हो जाते हैं। तो दूरबीन विधि जो है, मुझे लगता है कि ये मरीजों के लिए एक बोन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा,
उसके अलावा आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। और सर्जरी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्जरी जैसे जैसे इवॉल्व करती है तो वो इवॉल्वमेंट उसका सारा इस पर दारोमदार है कि पेशेंट को कम से कम तकलीफ़ हो, पेशेंट को ज़्यादा आराम हो, कम से कम तकलीफ़ हो और उसका डिस्कम्फर्ट कम से कम हो। तो इसीलिए आप देखिए बड़ी से बड़ी सर्जरी छोटे से छोटे चीरे से होती चली आ रही है। तो ये तो एक बोन है, हम समझते हैं कि पेशेंट्स के लिए। आपने दूरबीन की बात की, क्या ये जो चीज़ है दूरबीन के ज़रिए जो सर्जरी की जाती है उसमें एक तो बताया कि आपने कट बहुत कम लगता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ख़ास तौर से ये कितना अहम है और क्या आप प्रेफर करते हैं कि एक ऐसे पेशेंट जिसको जो डायबिटिक है उसको इस पर ज़्यादा ईजिली इसको ऑपरेट किया जा सकता है? सही बात आपने कही, क्योंकि डायबिटीज़ में तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि छोटे से छोटा चीरा लगे। तो डायबिटीज़ के लिए तो हमें समझता है, यहाँ तक कि किसी भी मर्ज़ के लिए, डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, सभी के लिए ज़रूरी है कि लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से सर्जरी कराई जाए। इट इज़ ऑलवेज़ इन फेवर ऑफ द पेशेंट और पेशेंट का कंफर्ट लेवल बेहतर होता है। लेकिन डायबिटीज़ में तो और भी अहम हो जाता है कि छोटे से छोटा चीरा लगे, क्योंकि उसमें और ज़्यादा चांसेस इन्फेक्शन के होते हैं। तो मुझे लगता है कि दूरबीन विधि इज़ अ बून फॉर डायबिटिक्स ऑल्सो। ये है। चलिए डॉक्टर साहब, अब हम क्यों बात करते हैं पेशेंट ऑपरेट हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसमें, तो वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप रोज़मर्रा मरीज़ों को देखते हैं, क्योंकि आपकी ओपीडी है और उसके बाद जो पेशेंट आते हैं, और उसको आप कैसे हल करते हैं? जो पेशेंट अगर जो सवाल करना चाहे उसको कैसे? देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव तो ये है कि भाई अब आजकल अगर चीरे से होता है तो 2-3 दिन का स्टे होता है, और अगर दूरबीन विधि से है तो यूजली 1-2 दिन में, एक दिन में तो हो ही जाती है छुट्टी, नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे। तो मुझे लगता है कि बस मेन चीज़ क्या होती है कि आम तौर पर क्या है, जिसका ऑपरेशन होता है वो सोचता है कि बिस्तर पे हिलना नहीं है। ये एक बहुत गलत फहमी है, और उसमें यह है कि जितनी जल्दी मोबिलिटी हो, जितनी जल्दी मूवमेंट शुरू हो जाए, उतना हमेशा पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हम लोग यूजली ये एडवाइस करते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, एक तो जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उससे थोड़ा आराम मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक पेशेंट एनेस्थीसिया में है, या फॉर एग्जांपल किसी को रीजनल एनेस्थीसिया दिया गया है, उसका लोअर हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो एनेस्थीसिया में है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि अटेंडेंस को भी बता देते हैं या स्टाफ को बता देते हैं कि इनको जो है फिजियोथेरेपी कराते रहना है, पैर चलाते रहना है, वो फ़ौरन शुरू कर देते हैं उसमें। और जितनी जल्दी हो पेशेंट को मोबिलाइज़ कर देना चाहिए। मोबिलाइज जितनी जल्दी करेंगे, वो ज़माने और थे, पहले ये होता था कि पेशेंट को लेटा दिया गया है, उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद हिलाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, मोबिलाइज किया जा रहा है। लेकिन अब जितनी जल्दी, अर्ली मोबिलिटी कहते हैं, जितनी जल्दी मोबिलिटी हो जाएगी उतना जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, अर्ली मोबिलिटी कहते हैं। उसके अलावा ये है कि पेशेंट का ये ध्यान रखा जाता है कि एक माहौल होता है कि कोई ऐसा टेंशन वाला माहौल ना रहे कि पेशेंट को सोचने पर मजबूर किया जाए। उसके अलावा मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेन फ्री। आदमी को, पेशेंट को जो है वो इंजेक्शन वगैरह या जो भी, जैसे भी इंजेक्शन है, जैसी ज़रूरत हो, छोटी सर्जरी है या बड़ी सर्जरी है, उस हिसाब से एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मॉर्फिन भी दी जाती है, और बस उसको पेन फ्री रखना चाहिए। खासकर फर्स्ट 24 आवर्स में जो है ज़रूरी है कि उसको पेन फ्री आप रखेंगे तो पेशेंट कंफर्ट में रहेगा, और कंफर्ट में रहेगा तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि काउंसलिंग ज़रूरी है, उसको समझाना ज़रूरी है, बातें करना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हैं। और बाकी एंटीबायोटिक्स वगैरह का ध्यान रखा जाता है, टाइमिंग्स का ध्यान रखा जाता है कि हाँ भाई इन्फेक्शन ना हो, ये सब चीज़ों का। बस पोस्ट ऑप में यही होता है। हाँ, अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है तो वो उसमें इंटेंसिव केयर की जरूरत मैं उस पर बात करूंगा। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़े डाइट का भी एक बहुत अहम रोल होता है, डिफरेंट सर्जरीज़ में क्या रिकमेंड करते हैं? मसलन जैसे अब गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसको ऑपरेट किया गया है, या डिफरेंट और सर्जरीज हैं, तो क्या इसमें खान पान में पोस्ट ऑपरेटिव कितने दिन के बाद और कैसी ग़िज़ा लेना चाहिए, इसके बारे में बता। देखिए, अगर कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उसमें तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा, अब चूँकि पेशेंट की मोबिलिटी कम होती है और थोड़ा सा डाइजेशन पे भी इफेक्ट करता है, फिर उसको एंटीबायोटिक्स चल रही होती हैं, एनाल्जेसिक्स चल रहे होते हैं, तो एक हल्की डाइट ही होनी चाहिए, ऐसी डाइट जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो उसमें हम लोग ये है कि जैसे मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स है या ऑयली प्रोडक्ट्स है, ये सब कहते हैं कि हफ्ता भर के लिए 10 दिन के लिए अवॉइड करें, ताकि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, ईजिली स्टूल पास हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाता है तो वो भी हानिकारक है पेशेंट के लिए। तो उसमें यह है कि हाँ, ईजी डाइट होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जितनी जल्दी हो सके उनको डाइट पे ले आना चाहिए, ओरली अलाउ कर देना चाहिए, मोबिलाइज कर देना चाहिए। और हाँ, ये ज़रूर कि 10 दिन तक, कम से कम हफ्ता 10 दिन उनको
ईजिली डाइजेस्टेबल हल्की हल्की चीज़ें, दलिया है, खिचड़ी है, बिस्किट, ब्रेड, चाय, ये सब चीज़ें हैं, या फ्रूट्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है मीट प्रोडक्ट्स और ऑयली प्रोडक्ट्स तो अवॉइड करने चाहिए, खासकर एब्डोमिनल सर्जरीज में। अब अगर किसी को लिम्ब सर्जरी हुई है तो उसमें भी ये है कि अगर मोबिलाइजेशन कम है तो इजीली डाइजेस्टेबल आप आइटम्स दीजिए, या साथ में आप लैक्सेटिव भी दीजिए, उससे भी इजीली वो हो जाता है, मोशन पास हो जाते हैं। डॉक्टर अब एक क्योंकि सोशल सवाल है ये, हम अपने जो माशरे में जहाँ रहते हैं, सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले ही देखने का एक हॉस्पिटल में एक मरीज़ों का तांता लगता है देखने वाले का, और ये कितना हार्मफुल है एक पेशेंट के लिए। एक जो सेकेंडरी इन्फेक्शन के बारे में जो बात करते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए, ताकि आपका मैसेज ये रिकॉर्ड हो और वो लोग जो वाकई ये सोशल उसको देखते हैं कि हम अगर पेशेंट के पास नहीं गए तो पेशेंट भी शिकायत करता कि देखने नहीं आए, और उसके लिए ख़ुद कितना हार्मफुल है ये। नहीं, ये बात तो वाकई एक सोशल प्रॉब्लम है। हम लोग तो कह के थक जाते हैं। मिलने की टाइमिंग भी बता दी जाती है कि आप इतने बजे 2 घंटे सुबह या 1 घंटे शाम को आइए, लेकिन बहुत कम लोग इसका ख्याल रखते हैं। हालांकि ये पेशेंट और पेशेंट के तीमारदारों के लिए, ये उनके लिए बेहतर है कि वो जितना हो सके और जो ज़रूरी है बस उतना करें। लेकिन जो पेशेंट्स का अटेंडेंस का तांता लगा रहता है तो वो बड़ी बुरी चीज़ होती है पेशेंट्स के लिए भी। एक तो ये है कि जितने लोग आएंगे उतना चांसेस है कि इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, उतना चांसेस है कि पेशेंट डिस्कम्फर्ट में होगा। अच्छा, 10 मुँह 10 बातें, 10 तरह के लोग आएंगे तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अच्छा, आप किसी को रोक तो सकते नहीं हैं। उसमें यह है कि कोई ऐसी बात भी कह देते हैं जो पेशेंट्स के लिए और उनके तीमारदारों के लिए बड़ी तकलीफ देह होती है। तो मुझे लगता है कि पेशेंट इंटरेक्शन जो है वो बेयर मिनिमम होना चाहिए, और उसके अलावा ये है कि आप उससे बात भी करें तो ऐसी बात करें कि जो खुशगवार हो और खुश रहे पेशेंट, और कम से कम रहना चाहिए। वो भी एक डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए कि हाँ आप थोड़ा सा, और मुझे लगता है अगर कमरे में पेशेंट है तो 1 या 2 लोगों से ज़्यादा एक बार में एंट्री नहीं होनी चाहिए अटेंडेंस की। अगर मिलना ही है, ज़्यादा लोग हैं तो 1-1, 2-2 करके मिल लें। जी, सर्जरी के बारे में डॉक्टर साहब क्यों नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी। मैं हूं आपका मेज़बान अतहर काज़मी, और इस वक्त हमसे रूबरू हैं डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर साहब, जाने माने सर्जन। कुछ सवाल ले लेते हैं। एक सवाल उन्होंने किया कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्या ये इस ऑपरेशन के ज़रिए से कुछ है, ऑपरेशन की वजह से? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। ऑपरेशन की वजह से भी हो सकता है और घबराहट की वजह से भी हो सकता है। कि कई बार लोग जो हैं परेशान होते हैं, या उनको लगता है कि अगर कोई अपर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और कोई ऐसी चीज़ हो गई है तो उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। या ख़ासकर जो पेशेंट्स बहुत ओबीस होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनमें ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, सांस की प्रॉब्लम। तो उसको उस हिसाब से डील कर लिया जाता है, प्रॉपर पोजीशन रख दी जाती है, ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन वगैरह लगा दी जाती है। आम तौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनलेस ऑफकोर्स कोई क्रिटिकल पेशेंट है और कोई ऐसी बहुत क्रिटिकल सर्जरी है, वरना आम तौर पर जनरल सर्जरी में ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर कोई सांस वास की प्रॉब्लम होती है तो इट कैन बी डेल्ट विद। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे घबराया जाए या परेशान हो, और जैसा होता है वो फ़ौरन सिस्टर को बताया जाता है, डॉक्टर को बताया जाता है, और जैसी ज़रूरत होती है इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। कोई ऐसी परेशानी की चीज़ नहीं। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं, इनका मोहम्मद आलम साहब हैं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हार्निया का ऑपरेशन कराया था, क्या उस पर वेट उठाना मना है? क्योंकि मेरा काम ही इसी तरीके का है, तो मुझे सजेस्ट करें। जी देखिए, हर्निया के ऑपरेशन में जाली लगाई जाती है, जैसे कि मेश कहा जाता है, और उसमें कुछ एहतियात। तो देखिए, जाली जो होती है वो तो बेसिकली एक लैटिस है, और फिर उसमें जब टिश्यूज़ ग्रो करते हैं तब जाके उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो हम लोग ये मानते हैं कि तकरीबन 1 महीना तो लग जाता है स्ट्रेंथ आने में। तो उस 1 महीने तक ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे एहतियात करें कि जिससे कोई भी ऐसा काम जिससे एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है पेट पर, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि भारी वज़न उठाना है, झुककर काम करना है, खांसी है, छींक है, कोई ऐसी चीज़, या कॉन्स्टिपेशन है, इन सब चीज़ों को कम से कम 1 महीना अवॉइड करना चाहिए, कि जिससे जो है वो अपना जब स्ट्रेंथ आ जाती है मेश में तब जाके वो उसके बाद वो सब काम कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने तक तो कम से कम अवॉइड करना चाहिए कि हाँ भारी वज़न उठाना है, झुककर काम करना है, कॉन्स्टिपेशन है, या खांसी है, छींक है, इस तरह की चीज़ें। चलिए डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो है वो मैं आपसे करता हूँ। आजकल जो ज़माना है सोशल मीडिया का, और ख़ास तौर से कोई भी बीमारी किसी भी पेशेंट को बताई जाती है, वो जाके फ़ौरन गूगल करने लगता है। ये कितना पेशेंट के लिए खुद भी और वैसे भी एक वो देखा जाए तो किस तरह से आप इसका हाँ, ये तो एक नई तरह की एक प्रॉब्लम आ गई है गूगल की और यूट्यूब की। तो ये तो खैर है।
हालांकि एक तरह से ये भी अच्छा है कि लोग थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं और उनको बीमारी के बारे में पता चल जाता है, तो अच्छी बात है। लेकिन अक्सर ये होता है कि उसमें बहुत लिमिटेड नॉलेज मिलती है। अच्छा, उसमें होती तो नॉलेज बहुत सारी है, लेकिन वो पेशेंट के ये समझ में नहीं आता है क्या सही है और क्या गलत है। वो उसमें से ख़राब चीज़ें जो होती हैं या अगली चीज़ें होती हैं उनको तो पिकअप कर लेता है और उसमें से सही चीज़ वो समझ नहीं पाता है। तो थोड़ा सा हम तो ये नहीं कि हम ये कहेंगे कि आप यूट्यूब से समझने से बेहतर है कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उनसे समझिए। उनसे आप समझेंगे प्रॉब्लम तो वो आपको प्रोस कौन सा बाकायदे से समझा सकते हैं और जो आपके मतलब की चीज़ है। लेकिन यूट्यूब जो है वो आपको एज अ पेशेंट नहीं समझा रहा है, वो एज अ सब्जेक्ट समझा रहा है। तो वो तो आप उसमें से क्या पिकअप कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब की वजह से जो है बहुत सारे लोग मिसलीड भी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि पता चला कि उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी कि आदमी घबरा गया। अब वो घबराने की वजह से वो सर्जन के पास जा ही नहीं रहा है, इस चक्कर में नहीं जा रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अच्छा देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ सर्जरी या कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो विदाउट कॉम्प्लिकेशन हो। कॉम्प्लिकेशंस तो हैं हर चीज़ के, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि अगर आप एहतियात करेंगे, कूल रहेंगे, कायदे से वो करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बेयर मिनिमम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस की हर सर्जरी में एक कॉम्प्लिकेशंस की लिस्ट होती है। अगर आपने वो लिस्ट पहले ही पढ़ ली तो आप तो पहले ही घबरा जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप उससे बेहतर है कि अपने डॉक्टर से या सर्जन से कंसल्ट करें और वो आपको बेहतर बता पाएंगे। हाँ, कोई सवाल है तो आप उनसे पूछिए, वो आपको बेहतर बताएंगे। गूगल करने से, यूट्यूब करने से अच्छा है कि आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आइए और उनसे आप अपने सवालात जो हैं वो या अपनी कोई भी क्वायरी है वो आप उससे कर लें। जी डॉक्टर साहब, ये 45 साल की एक खातून है, इन्होंने कहा कि मेरे यूट्रस में गांठ है। अब मुझे इसमें बड़ी फिक्र हो रही है, तो मैं क्या करूं और किस तरह से कंसल्ट करूं? हाँ देखिए कि 45 इयर्स की एज पे जो है अगर यूट्रस में कोई ट्यूमर है और अगर उनकी फैमिली कंप्लीट है और उनको लगता है कि अब उनको बच्चे और नहीं चाहिए हैं, और यूजली 45 इज़ द एज ऑफ मीनोपॉज, तो उसमें ये होता है कि बेस्ट है कि हाँ हिस्टेक्टमी करवा लें, कि यानी कि सिर्फ गांठ ना निकलवाएं बल्कि यूट्रस गांठ के साथ पूरा निकलवा दें। तो वो बेहतर इलाज होता है कि हाँ आप यूट्रस निकलवा दीजिए। नहीं तो उसमें क्या होता है, अब जैसे कोई यंग पेशेंट है और किसी के ट्यूमर है या किसी की अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है या वो चाहते हैं कि अभी हमें बच्चे और चाहिए हैं, तो ऐसे में तो ये ज़रूर है कि खाली ट्यूमर निकाल दिया जाता है, मैमेक्टमी कर दी जाती है। लेकिन अगर किसी की फैमिली कंप्लीट है तो और 45-50 एज है तो बेहतर है कि वो यूट्रस निकलवा दें। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि जब भी ये सर्जरी इस टाइप की होती है कि गांठ है, रसौली इस तरह की, उसमें वो स्पेसिमेन को भेजा जाता है उसकी बायोप्सी के लिए, और बायोप्सी लफ्ज़ सुन के ही पेशेंट के लिए बड़ी मुश्किल होती, तो उसके लिए भी आप अपने मैसेज को जी जी ये बात सही है। और बायोप्सी के लिए लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं इतना, जबकि बायोप्सी तो ज़रूरी है हर चीज़ की। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर से निकाली जा रही है उसकी बायोप्सी होनी चाहिए। ये एक बेसिक रूल है, एक प्रोटोकॉल है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि राउंड पर गए तो उन्होंने कहा कि भाई अब पेशेंट को थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन होती है, ये भी एक वजह होती है कि लोग बायोप्सी नहीं कराते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, राउंड पर जाते हैं तो सिस्टर ने बताया कि ये जो है बायोप्सी नहीं कराना चाहते हैं। तो मैं तो हमेशा पेशेंट से ये कहता हूँ कि भाई अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप एक वक्त का खाना छोड़ दीजिएगा, आपके पैसे बच जाएंगे, उस एक वक्त के खाने में आपकी बायोप्सी हो जाएगी, लेकिन ये टिश्यू आपका दोबारा नहीं निकल के आएगा। तो खैर 100%, 99% लोग तो, अगर 100 नहीं तो 99% लोग तो करा ही लेते हैं। बस ये आपको उनको समझाना होता है कि लोग समझते हैं कि ये पैसे की बर्बादी है और हमारे वक्त की बर्बादी है ये कराना। लेकिन मुझे लगता है कि भले ही वो बायोप्सी में कुछ ना निकले लेकिन वो ज़रूरी है, और वो एक प्रोटोकॉल है कि हर टिश्यू जो हमारी बॉडी से निकाला जाए उसकी बायोप्सी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन आखिर में मैं चाहूँगा बहुत शॉर्ट में एक अपनी तरफ से कोई मैसेज ऐसा हो जो आप चाहते हो कि ये उन तमाम लोगों के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और ख़ास तौर से दुआ में नवाजिएगा। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह। जी नहीं, हम तो सिर्फ देखिए यही कहना चाहेंगे कि सर्जरी से आप किसी को डरना नहीं चाहिए, और सर्जरी एक ऐसी चीज़ है कि जो मैंने जैसे कहा कि इट इज़ एन ईजी सोल्यूशन फॉर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सर्जन से सलाह लीजिए, और वो आपको जब
डायग्राम बनाकर या पेपर पे बनाकर बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है और ये सलूशन है, तो आपको भी ये सलूशन बहुत आसान लगने लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अब तो आजकल इतना आसान हो गया है कि आपको चीरे की भी ज़रूरत नहीं है। अगर चीरे की ज़रूरत है तो एक छोटे चीरे से हो जाती है। आजकल तो सर्जरी जो है दूरबीन विधि से होने लगी है। बड़ी बड़ी सर्जरी, चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो, किडनी स्टोन्स हो, अपेंडिक्स हो, हर्निया हो, यूट्रस का ऑपरेशन हो या इवन कैंसर का ऑपरेशन हो, बड़ी बड़ी सर्जरी जो हैं सब दूरबीन विधि से होने लगी हैं। और ये मुझे लगता है कि इट इज़ अ बून फॉर द पेशेंट। और पेशेंट्स को ये चाहिए कि हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी चीज़ गूगल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें और वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर साहब, बहुत खूबसूरत, मेरे ख़्याल से ये आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव होगा और उम्मीद करते हैं कि आप इस पे अमल ज़रूर करेंगे और दूसरों तक ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और हम आपकी सेहत से जुड़ी उन तमाम चीज़ों को भी ज़रूर मलबूज़ ख़ातिर रखते हैं ताकि आप खुशगवार ज़िंदगी जिएँ, हमारा माशरा खुशगवार रहे। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर और किसी शख्सियत से रूबरू होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।